वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज की मूवी एक ऐसी औरत के बारे में है जो अपने परिवार को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। कहानी का नाम है क्वींस, जो कि 2026 में रिलीज हुई है दोस्तों। बस इतना इंट्रो काफी है। तो कहानी की शुरुआत में हम गुरु नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि शहर का क्या बोले यार, इसको बहुत ही हरामी, बहुत ही खतरनाक गुंडा है। सभी लोगों की हालत खराब हो रखी है उसको देखकर। इस गुरु के 3 बेटे हैं दोस्तों, जिनके नाम है यश, विकास और दीपक। अब इस गुरु के छोटे बेटे दीपक की वेडिंग रिसेप्शन होती है। उसने अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी होती है, इसीलिए तो रात के समय उसके घर पर सभी लोग आए रहते हैं रिसेप्शन में, बहुत एंजॉय करते हैं पार्टी को। तभी हम गुरु के छोटे बेटे दीपक को देखते हैं जो कि पार्टी में अपने भाइयों के साथ कुछ बात कर रहा होता है। लेकिन अचानक से दोस्तों श्याम नाम का एक आदमी पार्टी में बंदूक लेकर आ जाता है और एक एक करके गुरु के बेटों पर बंदूक से फायरिंग करने लगता है, जिस वजह से सभी लोग डर के मारे वहां से बाहर भागने लग जाते हैं। अब जैसे ये बात गुरु को पता चलती है तो वो श्याम को रोकने की बहुत कोशिश करता है, जिस वजह से गुरु और श्याम के बीच में हो जाती काफी खतरनाक लड़ाई। आखिर में श्याम गुरु को भी गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। जहां अपने पति को मरा हुआ देखकर गुरु की वाइफ अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसी दुख के मारे गुरु की वाइफ अपने पति की मौत पर इतना ज्यादा चिल्लाती, इतना ज्यादा रोती है कि उसका रूप बिल्कुल देखने लायक होता है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्याम कोई और नहीं बल्कि गुरु के घर का वॉचमैन है दोस्तों। तो आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर क्या मामला है कि वॉचमैन को यह हरकतें करनी पड़ी। तो इसलिए जाएगी मूवी यहाँ से पास्ट में, जहाँ रात के समय हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो कि लड़कियों को जबरदस्ती अपने साथ किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं। और जब वो गुंडे उन लड़कियों को अपने साथ लेके जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में गुरु के आदमी उन गुंडों को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। फिर होना क्या था, उसके आदमी इन सभी गुंडों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देते हैं। तो गुरु के आदमी वो सभी लड़कियों को भी उन गुंडों के चंगुल से बचा लेते हैं। सभी लड़कियों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खराब होने से बच जाती है। दूसरी तरफ हम दीपक की वाइफ देवी को देखते हैं। इनकी नई नई शादी हुई है, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही देवी को प्रेगनेंसी हो जाती है। असल में इनका पहले से अफेयर चल रहा था, जिस वजह से देवी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। तो अब देवी को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं आखिर करूं क्या। वो सोचती है कि ये बात मैं कैसे बताऊं घर वालों को एकदम से। तभी हम गोपाल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि कुछ जरूरी काम के सिलसिले में गुरु से मिलने उसके घर पर आता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि गोपाल भी गुरु की तरह बहुत ही बड़ा गुंडा है दोस्तों, पर इसके बावजूद गोपाल और गुरु की आपस में कभी भी बनती नहीं है। गोपाल तो कई सालों के बाद गुरु से मिलने उसके घर पर आया है आज। तभी हम गोपाल के बेटे रघु को भी देखते हैं, जिसकी गंदी नजर दीपक की वाइफ देवी पर पड़ी होती है और बस वो बार बार देवी को घूरे जा रहा होता है। इससे पता चल जाता है कि ये रघु एक नंबर का ठरकी आदमी है। फिर दोस्तों वहाँ गुरु की फैमिली वाले गोपाल और उसके बेटे का अपने घर में काफी धूमधाम से स्वागत करते हैं। गोपाल भी अंदर से बड़ा खुश हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद गोपाल और गुरु एक साथ बैठकर आपस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे होते हैं। और इसी बीच हम कामनाथ नाम के एक पॉलिटिशियन को भी देखते हैं, और ये भी दोस्तों सभी गलत काम करने में गोपाल का साथ दिया कर रहा है आजकल, मतलब पहले भी दिया करता था। तो बातों ही बातों में वहाँ पर जो गुरु है ना, वो गोपाल और कामनाथ को एक ऐसा वीडियो दिखाता है जिसमें गुरु के आदमी कुछ गुंडों को पकड़कर उन्हें मार रहे होते हैं। असल में ये वही गुंडे थे दोस्तों जिन्होंने पिछली रात उन लड़कियों को किडनैप किया था। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये गुंडे गोपाल और कामनाथ के कहने पर आए थे। और फिर गुरु भी दोस्तों गोपाल और कामनाथ पे बड़ा गुस्सा हो जाता है कि ये क्या हरकत है तुम्हारी, मतलब पैसे कमाने के लिए इस हद तक जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। इसीलिए गुरु गुस्से में उन दोनों को आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है कि सुन लो मेरी बात, अगर आज के बाद तुमने कभी भी किसी लड़की को किडनैप किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर उन दोनों को ना चाहते हुए भी गुरु की बात माननी पड़ती है। और इससे एक चीज तो क्लियर है, ये गुरु भले गुंडा है लेकिन दिल का बढ़िया आदमी लग रहा है, मतलब इसके बावजूद वो लोगों की मदद कर रहा है गुंडा होने के बावजूद। तब हम देखते हैं देवी को, जो कि अकेले में दीपक को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ बता देती है। दीपक भी वैसे हैरान होता है अंदर से, उसे भी समझ नहीं आता कि अब घर वालों को ये बात कैसे बताऊं इतनी जल्दी। वो भी बोलेंगे कि कल तो शादी भी, आज प्रेग्नेंट हो गई। तो दीपक देवी से कहता है कि जब तक देखो मैं ना कहूँ ये बात किसी को बताना मत। देवी भी उसकी बात मानकर इसके बारे में किसी को ना बताने का फैसला करती है। तब कुछ देर के बाद दोस्तों गुरु के परिवार वाले एक साथ खड़े होकर फोटो खींच रहे होते हैं। सभी लोग आपस में मस्ती मजाक भी करते हैं। इससे एक और चीज क्लियर हो जाती है कि गुरु के परिवार वाले एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, सब ठीक है घर में। लेकिन वहाँ गोपाल उन सभी को खुश देखकर अंदर से अलग ही जेलसी फील करता है, क्योंकि गोपाल गुरु के परिवार से करता है बहुत ही नफरत। इसीलिए गोपाल गुरु के परिवार को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान बनाने लग जाता है, और इस काम में कामनाथ भी उसकी मदद करने का वादा करता है। अब हम देखते हैं गोपाल को, जो कि कामनाथ के साथ अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा है दोस्तों। तो तभी उनको रास्ते में तेजा नाम के एक डीलर का कॉल आता है, और ये तेजा वही आदमी है दोस्तों जिसके पास ये कामनाथ और गोपाल लड़कियां किडनैप करके भेजा करते हैं। पर इस बार काफी टाइम हो जाने के बाद अभी तक लड़कियां नहीं आई, तो इसीलिए ये तेजा फोन कर रहा है कि लड़कियां क्यों नहीं पहुंची। दोनों पे बड़ा गुस्सा होता है तेजा, और गुस्से में दोनों से कहता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर मुझे लड़कियां नहीं मिली
तो फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये दोनों भी उसकी बात मानकर अब लड़कियां भेजने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये काम उनके लिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जब तक गुरु जिंदा है तब तक ये लोग लड़कियों को चाहकर भी किडनैप नहीं कर पाएंगे, जिस कारण ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर करें तो करें क्या। और उसी समय गोपाल के दिमाग में गुरु को मारने का एक अच्छा प्लान आ जाता है। तब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रात के समय गुरु के घर पर दीपक और देवी की रिसेप्शन पार्टी मनाई जा रही होती है। काफी सारे लोग उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आए होते हैं और साथ ही कामनाथ और गोपाल भी दोस्तों दोनों को काफी सारी बधाई देने आए होते हैं। दीपक और देवी तो खुश होते ही हैं कि चलो सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बहुत ही जल्दी उनकी खुशी मातम में बदलने वाली है। और वहीं हम कामनाथ के बेटे कमल को भी देखते हैं और दोस्तों यहाँ एक बहुत ही बड़ा राज पता चलता है कि कमल और विकास की बीवी नेहा का आपस में अफेयर चल रहा है। और यहाँ तक कि नेहा भी मनी मन कमल को बहुत ही पसंद करती है, मगर इस बारे में विकास को बिल्कुल भी खबर नहीं है। दूसरी तरफ हम गुरु के वॉचमैन श्याम को देखते हैं। अब दोस्तों श्याम गुरु के छोटे भाई प्रिंस से अकेले में आकर कहता है कि साहब आज मेरी बेटी की तबीयत बहुत ही खराब है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो प्रिंस भी श्याम की बेटी के लिए बहुत ही बुरा फील करता है, इसलिए आखिर में उसको घर जाने की इजाजत दे देता है। लेकिन दोस्तों रात के समय सभी लोग पार्टी में बहुत अपना एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी ये श्याम अचानक से आकर गुरु पे फायरिंग करने लगता है। मौके पर ही गुरु की मौत हो जाती है, जिस पर विकास को तो श्याम के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि क्या बोले। वो चाहता है कि अभी मार दूं मैं इस श्याम को, लेकिन जब तक विकास श्याम को पकड़ पाता उससे पहले श्याम वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। कोई भी चाहकर उसे कुछ कर नहीं पाता। और दोस्तों ऐसे ही कामनाथ और गोपाल के आदमी भी एक एक करके गुरु के परिवार के सभी मर्दों को मारने लगते हैं, जिससे हर तरफ सिर्फ लाश ही लाश पड़ी होती है। इसी बीच हम रघु को भी देखते हैं, जो कि दीपक को मारने के लिए उसके पास जाता है। और जैसे ही ये बात देवी को पता चलती है ना, तो देवी दीपक को बचाने के लिए रघु के सामने अपने पति की जान की भीख मांगती है कि छोड़ दो उनको, मगर नहीं, रघु उसकी बात नहीं मानता और आखिर में रघु दीपक को भी जान से मार डालता है, जिस वजह से देवी अपने पति की मौत पे बिल्कुल सदमे में चली जाती है। और दोस्तों इस तरह कुछ ही समय में गुरु का परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जिसके बाद मूवी जाती है प्रेजेंट में, जहां आज रात गोपाल को देखते हैं, जो कि कुछ जरूरी काम से पुलिस स्टेशन आया होता है। असल में गोपाल पुलिस स्टेशन में गुरु की मौत के बारे में कुछ बात करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि गोपाल को अब इस बात का डर है कि अगर कहीं लोगों को मेरे बारे में पता चल गया तो फिर मेरे लिए भी खतरा हो जाएगा। इसीलिए वो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कहता है इंस्पेक्टर से कि आप गुरु की मौत के जो इल्जाम है वो श्याम पे डाल दो। और इस तरह इंस्पेक्टर भी इस मामले में गोपाल की मदद करने को तैयार हो जाता है। इससे पता चलता है कि दोस्तों ये भी मिला हुआ है गोपाल से, और ये सब कुछ गोपाल सिर्फ इस केस से छुटकारा पाने के लिए कर रहा है ताकि उसका नाम ना आए। तो अगले दिन हम गुरु और उसके 3 बेटों का अंतिम संस्कार देखते हैं। काफी सारे वहाँ लोग आए होते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तभी हम देवी को भी देखते हैं, जो कि अंदर से बिल्कुल गुस्से में निराश हताश बैठी हुई है। उसको तो सदमा लगा हुआ है बहुत बड़ा। उसने सोचा नहीं था कि मेरे पति के साथ ये हो जाएगा। थोड़े ही टाइम के बाद गोपाल और कामनाथ भी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ गुरु और उसके बेटों के अंतिम संस्कार में आ जाते हैं और इस तरह एक्टिंग करते हैं जैसे कि इनको भी बहुत दुख हो, लेकिन मन ही मन तो उनको मौज है दोस्तों, क्योंकि गुरु के मरने के बाद उनकी सारी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है। तो उधर जैसे ही देवी की नजर रघु के ऊपर पड़ती है तो बस उसको रघु को देखकर मारने का मन करता है, क्योंकि रघु की वजह से ही उसके पति दीपक की मौत हुई थी और इसीलिए वो गुस्से में जाकर रघु को मारने भी पीटने लग जाती है। फिर सभी लोग आकर उसको शांत करते हैं और काफी समझाने के बाद आखिरकार उसका गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन अभी भी शहर के सभी लोग गुरु की मौत में बहुत दुखी होते हैं, यहाँ तक कि वो सभी लोग गुरु को न्याय दिलाने के लिए गवर्नमेंट पे दबाव भी बनाने लग जाते हैं। लेकिन इस चीज से कामनाथ को थोड़ा डर हो जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो हम फंस जाएंगे और मेरा नाम केस में आ गया तो मेरी इलेक्शन की टिकट हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल हो सकती है। जिस वजह से इस बारे में बात करने के लिए वो गोपाल के घर पे जाता है। तो गोपाल उसको कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पहले प्लान कर लिया है। तो ये सुनने के बाद इस कामनाथ को सुकून मिलता है कि चलो मैं बच जाऊंगा। साथ ही गोपाल अपने बेटे को भी गुरु के परिवार पर नजर रखने के लिए कहता है, क्योंकि गोपाल को ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि इस घटना के बाद गुरु के परिवार वाले चुप बैठने वालों में से नहीं है। जिस पर रघु भी अपने पापा की बात मानकर गुरु के परिवार पर नजर रखने लग जाता है। और रात के समय फिर हम देखते हैं देवी को, जो कि अपने पापा के साथ पुलिस स्टेशन आई होती है। असल में वो तो गोपाल और उसके बेटे की कंप्लेंट करने के लिए आई हुई है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद इंस्पेक्टर देवी की कंप्लेंट लिखने से मना कर देता है, क्योंकि देवी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है ना, इसलिए उसको खाली हाथ वहाँ से बाहर जाना पड़ जाता है। पर इतना कुछ होने के बाद भी देवी अपनी हिम्मत नहीं हारती। वो ठान लेती है कि कैसे भी करके अपने पति के कातिल को सजा दिलवा कर ही दम लेगी। और इस काम में देवी के डैड भी उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। उसको देखकर थोड़ा उसे मोटिवेशन आता है कि चलो कोई तो है मेरे साथ। फिर जब वो अपने डैड के साथ पुलिस स्टेशन के सामने से जा ही रही होती है, तभी रास्ते में वो श्याम को देखती, जो कि पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा है। ये देखने के बाद वो भी श्याम का पीछा करते करते पुलिस स्टेशन जाने लग जाती है, क्योंकि देवी को इस बात का तो यकीन है कि जरूर श्याम के जरिए असली खूनी का पता चल सकता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि
श्याम तो पुलिस स्टेशन में जाकर सारा गुनाह कबूल कर लेता है और इस तरह पुलिस भी उसको गुनहगार घोषित करके अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जैसे वो उसको जेल में डालने वाले होते हैं ना पुलिस वाले, उसी समय देवी उसके पास आकर पूछने लग जाती है कि आखिर तुमने ये किसके कहने पे किया था। लेकिन श्याम उसे कुछ नहीं बताता और देवी चाहकर भी असली खूनी का पता नहीं लगा पाती। यहाँ पर दोस्तों एक चीज तो क्लियर है कि ये सब कुछ श्याम ने गोपाल के कहने पर ही किया होगा, है ना। उसने क्या पता, हो सकता है जबरदस्ती श्याम की बेटी को या माँ को या बहन को किडनैप कर लिया हो और इसी मजबूरी में इस वॉचमैन श्याम ने ये काम कर लिया हो। और ये दोस्तों असली में भी हुआ था, मतलब उन्होंने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया था, इसलिए उसने ऐसा किया। तो इसके बाद गुरु के परिवार की सभी औरतों को देखते हैं जो कि अपने पति की मौत पे अंदर से बिल्कुल बौखलाई हुई होती हैं। और तभी देवी अपनी सासू माँ को अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बता देती है। उसकी सासू माँ भी बड़ी हैरान, लेकिन पहले से घर में काफी खराब माहौल चल रहा है, जिस वजह से देवी की सासू माँ को इस बात में ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं कहती। अब दूसरी तरफ हम रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि गुरु के बारे में गोपाल से कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं और यहाँ गोपाल ऐसी एक्टिंग करता है ना उनके सामने जैसे कि इसको बहुत बड़ा झटका लगा हो। इससे क्या होता है कि किसी को भी उस पर शक नहीं होता। तो रात के समय हम देखते हैं कमल को, जो कि चोरी चुपके विकास की वाइफ नेहा से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। और वहाँ दोस्तों कमल देखता है कि नेहा विकास की मौत के बाद अंदर से बहुत ही दुखी बैठी हुई है। तो वो नेहा को जल्दी से जाकर दिलासा देने लग जाता है और नेहा भी कमल का सहारा पाकर अंदर से थोड़ा खुश होती है। यहाँ तक कि नेहा कमल के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लेती है। और बातों ही बातों में कमल क्या करता है, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है और जाती ना कमल सीधे रघु को करता है कॉल पर कहता है कि तुमने विकास को मार कर अच्छा किया, मजा आ गया, अब नेहा मेरी होकर रहेगी। लेकिन जब ये बात कर रहा था तभी नेहा चुपके से दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अब ये सुनने के बाद उसे कमल की सच्चाई सामने दिख जाती कि ये कमल कैसा है और गुस्से में कमल को धक्का मार मार कर अपने कमरे से भगा देती है। तो ये देखकर कमल भी चिढ़ जाता है नेहा पर और गुस्से में नेहा के साथ करता है जबरदस्ती। लेकिन वो तो अच्छा हुआ, तभी देवी सही सलामत वहाँ पर पहुँच जाती है और कमल के सर पे वार कर देती है, जिससे उसकी हालत होती है खराब। मगर नहीं दोस्तों, कमल तो रुकने का नाम नहीं लेता। वो देवी के साथ भी खतरनाक लड़ाई करता है, लेकिन आखिर में देवी उसे गोली मार देती है। काम खत्म कमल का। अब कमल को मरा हुआ देखकर देवी और नेहा मतलब घबरा जाते हैं कि यार मौत हो गई, क्या करें। घबराहट में समझ नहीं आता कैसे बचाएं खुद को, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो इन पर और मुसीबत आ जाएगी। तो ये आखिर में जो भी फैसला करते हैं ठिकाने लगाने का करते हैं कि कैसे करना है। अगली सुबह देखते हैं हम एक बच्ची को जो कि समंदर के पास जा रही है। तभी उस बच्ची को समुद्र के किनारे एक आदमी की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। ये देखकर वो डर जाती है कि अचानक लाश कहाँ से आ गई, और ये किसी और की नहीं बल्कि कमल की है दोस्तों। यानी कि उन्होंने कमल को यहाँ समुद्र के किनारे छोड़ दिया था रात को, क्योंकि दोस्तों रात को देवी की सासू माँ ने उससे कहा था कि कमल की लाश को एक काम करो, समुद्र में फेंक दो। तो देवी ने भी वैसा कर दिया। लेकिन इस काम के लिए देवी को किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी, और तब देवी को मुकेश नाम के आदमी के बारे में याद आता है, क्योंकि ये मुकेश है ना काफी समय से गुरु के लिए काम किया करता था। इसीलिए देवी इस काम के लिए मुकेश को अपने पास बुलाती है। ये मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब कमल मरा था। तो थोड़े टाइम के बाद देवी, मुकेश, नेहा और देवी की सासू माँ मिलकर कमल की लाश को चुपके से एक रिजॉर्ट के पास वाले समुद्र के पास लेकर जाने लग जाते हैं और बड़ी सावधानी से काम करते हैं ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। पहुंच जाते हैं वो समुद्र में, और जब वो लाश को समुद्र में फेंकने जा रही होती है, अचानक से उस रिजॉर्ट के वॉचमैन की नजर पड़ जाती है देवी पर, जिस पर वो वॉचमैन भी देवी को चोर समझकर उसके पास भागते हुए आता है। अब देवी एकदम से क्या करती, घबरा जाती है। घबराहट के मारे जल्दी से लाश को पानी में फेंककर एक सेफ जगह पे छुप जाती है। हालांकि वॉचमैन पकड़ नहीं पाता उनको। लेकिन अब अगले दिन कमल की मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, और जैसे ही दोस्तों ये खबर कामनाथ को पता चलती है तो वो भी पगला जाता है अंदर से। उसे इस बात का शक हो रहा होता है कि जरूर इसके पीछे गुरु के परिवार वालों का हाथ होगा, क्योंकि फिलहाल गुरु के परिवार वाले बदला लेने की फिराक में है। लेकिन कामनाथ के पास गुरु के परिवार वालों के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता ना, इसलिए वो भी कुछ कर नहीं पाता। तभी दोस्तों हम पुलिस ऑफिसर्स को भी देखते हैं जो कि क्राइम स्पॉट पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, और तभी उनको उस रिजॉर्ट का वॉचमैन पुलिस को ये बताते हुए दिखता है कि पिछली रात ये हादसा होने से पहले उसने समुद्र के पास कुछ औरतों को भागते हुए देखा था। बस इंस्पेक्टर हैरान। उसे इस बात का शक होता है कि कहीं कमल के खून के पीछे गुरु के परिवार वालों का हाथ तो नहीं, और इसीलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए गुरु के घर जाने का वो फैसला करता है। इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी तरफ दोस्तों हम तेजा को देखते हैं जो कि कुछ जरूरी काम के सिलसिले में गोपाल को अपने पास बुलाता है। असल में मैंने बताया था ना तेजा को लड़कियां चाहिए थी, इसी काम के लिए उसने बुलाया है। तो बातों ही बातों में तेजा गोपाल से कहता है कि मुझे 5 दिन के अंदर 20 बढ़िया बेहतरीन सुंदर लड़कियां चाहिए, वरना इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि दोस्तों ये तेजा है ना जो, इसकी नजरों में गलत काम मतलब गलती हो जाए तो सजा मौत मिलती है, ऐसा इसका मानना है। तो वो अपनी बातों में गोपाल को बढ़िया तरीके से समझा देता है कि अगर मेरा काम नहीं हुआ तो तुम्हें जाना पड़ेगा ऊपर। तब हम देखते हैं इंस्पेक्टर को जो कि गुरु के घर पर उनके औरतों से पूछताछ करता है कि भाई क्या क्या चल रहा है
आजकल? कहीं तुम लोगों ने कमल का खून तो नहीं किया? तो वो लोग कहते हैं नहीं इंस्पेक्टर, कैसी बातें कर रहे हो, हमने नहीं किया। लेकिन उसे शक तो हो रहा था दोस्तों, और शक के आधार पर वो घर की पूरी तलाशी लेता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी कोई सबूत नहीं मिलता। आखिर में उसको खाली हाथ वापस लौटना पड़ जाता है। तब हम गोपाल को देखते हैं जो कि अपने बेटे के साथ कार में बैठकर घर वापस जा रहा होता है, और रास्ते में जाते समय गोपाल सागर नाम के आदमी को कॉल करता है। सागर कहता है कि सर, कमल की लाश आपके रिजॉर्ट के पास पड़ी भी मिली थी। अब ये सुनने के बाद गोपाल और रघु अंदर से शॉक, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर कमल की मौत के पीछे किसका हाथ है। मगर दोस्तों ये रघु है ना, इसको शक हो जाता है देवी पर। इसको लगता है ये सब देवी की चाल है, इसीलिए रघु गुरु के घर की औरतों पे नजर रखने का फैसला करता है। और फिर रात के समय हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा होता है, और उसी समय उन्हें बाहर श्याम की बेटी माया बैठी हुई दिखाई देती, जो कि अंदर से बड़ी निराश लग रही है। और उसकी उदासी का कारण कोई और नहीं बल्कि उसके पापा श्याम थे, क्योंकि माया को अपने पापा से मिले हुए काफी दिन हो गए थे, जिस कारण से उसे अपने पापा की बड़ी याद आ रही थी। माया को ऐसे उदास बैठा देखकर इंस्पेक्टर भी उस पर थोड़ा दया करता है, लेकिन इस मामले में वो कोई मदद नहीं कर पाता। तब हम रात के समय देखते हैं रघु को, जो कि देवी के ससुराल में आकर वहाँ पर जानबूझकर हंगामा मचाने लग जाता है। गुस्से में सभी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों ने कमल को मारा है, और अब तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। ये सब कुछ रघु सिर्फ उन्हें डराने के लिए कर रहा है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद रघु की बातों का उन पे कोई असर नहीं होता। अब अगली सुबह हम गुरु की पोती प्रिया को देखते हैं, जो कि हर दिन की तरह अपने बेस्ट फ्रेंड आदित्य के साथ स्कूल जा रही होती है, और तभी रास्ते में कुछ गुंडे आकर उन दोनों को जबरदस्ती अपने साथ किडनैप कर लेते हैं, जिस पर आदित्य उन गुंडों से बचने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो चाहकर भी गुंडों से बचकर नहीं भाग पाता। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ये पता चलता है कि आदित्य के किडनैप होने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि प्रिया का हाथ है। यहाँ तक कि वो सभी गुंडे भी प्रिया से मिले हुए होते हैं, और ये सब कुछ प्रिया ने देवी के कहने पे किया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि देवी ने ऐसा क्यों किया, आगे पता चलेगा। अगले ही दिन देवी अपने परिवार के साथ कामनाथ की वाइफ से मिलने उसके घर पे जाती है, जहाँ देवी देखती है कि कामनाथ की वाइफ अपने बेटे के मरने के बाद अंदर से पूरी तरह से टूट गई है, साथ ही अपने बेटे की मौत पे बहुत ही ज्यादा रोती भी है। तो देवी उसको संभालती है दोस्तों, उसको दिलासा देती है, क्योंकि उसके दुख को देवी बहुत ही अच्छे से समझ जाती है। वहीं हम कामनाथ को भी देखते हैं जो कि गोपाल पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। असल में कामनाथ को शक हो रहा है कि जरूर गोपाल ने उसके बेटे को मारा, वरना कमल की लाश गोपाल के रिजॉर्ट के बाहर कैसे आई। सोचने वाली बात है कामनाथ के लिए ना, इसीलिए कामनाथ गुस्से में गोपाल के ऊपर काफी चिल्लाता भी है। हालांकि गोपाल कामनाथ को समझाने की बड़ी कोशिश करता है कि भाई मेरा हाथ नहीं है, मगर इसके बावजूद कामनाथ उसकी नहीं सुनता, इसीलिए इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है दोस्तों। और तभी अचानक से गोपाल को मुकेश का कॉल आता है। मुकेश गोपाल से कहता है कि मैंने तुम्हारे पोते को किडनैप कर लिया है। अब यहाँ पर पता चलता है कि आदित्य कोई और नहीं बल्कि गोपाल का पोता है, और मुकेश की बातें सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथ ही गोपाल कामनाथ के ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पर गोपाल को ये लग रहा है कि जरूर कामनाथ ने ही मुझसे बदला लेने के लिए मेरे पोते को किडनैप कर लिया, जिस वजह से गोपाल कामनाथ से भी अपने पोते के बारे में पूछने लग जाता है। लेकिन कामनाथ अब उसको समझाते हुए कहता है कि मैंने नहीं तुम्हारे पोते को किडनैप किया, पता नहीं किसने किया। लेकिन अब गलतफहमी गोपाल को होती है, उसे यकीन नहीं होता कि ये सच बोल रहा है। और वहीं दोस्तों देवी भी छुपकर इन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। देवी को बड़ी खुशी होती है जब वो दोनों ऐसे लड़ते हैं। ये सब कुछ देवी ने सिर्फ गोपाल और कामनाथ को आपस में लड़ाने के लिए किया, ताकि वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएं, और इस तरह देवी धीरे धीरे अपने प्लान में कामयाब हो रही होती है। आगे देवी अपने परिवार के साथ कामनाथ के घर से बाहर जा रही होती है, और तभी कुछ रिपोर्टर्स देवी की सासू माँ से कमल की मौत को लेकर उनसे काफी सारे सवाल पूछने लग जाते हैं, जिस पर वो सभी रिपोर्टर से कहती है कि मुझे भी कमल की मौत का बहुत दुख है, पर हर इंसान को अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ती है। इतना कहने के बाद देवी की सासू माँ अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाती है। दोस्तों एक तरह से देवी की सासू माँ ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यार बुरे काम का नतीजा बुरा ही होना चाहिए। अगले दिन हम गोपाल के आदमी को देखते हैं, उसका नाम है प्रतीक, और दोस्तों ये प्रतीक अपने साथ एक बहुत ही बड़ा बैग अपनी स्कूटी पर रखकर कहीं लेके जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में गुरु के कुछ आदमी प्रतीक को वो बैग ले जाते हुए देख लेते हैं। उनको यहाँ पर ये शक होता है कि जरूर इसके बैग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो लोग प्रतीक को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लग जाते हैं, और काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार उसे कैसे भी करके पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही वो लोग उस बैग को खोलकर देखते हैं तो उस बैग के अंदर माया बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है, जो देखकर वो लोग बड़े हैरान। और यहाँ पर पता चलता है कि प्रतीक माया को बचाने के लिए उसे अपने साथ किडनैप करके लेके जा रहा है। यहाँ तक कि ये सब कुछ प्रतीक ने सिर्फ गोपाल के कहने पे किया है। तब हम गोपाल को देखते हैं जो कि अंदर से बहुत ही ज्यादा परेशान बैठा हुआ है। दोस्तों गोपाल की परेशानी का कोई और कारण नहीं बल्कि तेजा है। उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि अगर 3 दिन के अंदर तेजा को लड़कियां नहीं दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो मेरी जान ले लेगा। इसीलिए गोपाल रघु को जल्दी से
लड़कियों का इंतजाम करने के लिए कहता है। तो रघु भी अपने पापा की बात मानकर जल्दी से काम पे लग जाता है दोस्तों। इसी बीच हम आदित्य को भी देखते हैं जो कि अभी भी देवी की कैद में फंसा हुआ है। आदित्य वहां से बचने का कोई भी रास्ता नहीं देख पाता। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों देवी मुकेश से अकेले में कुछ बात कर रही होती है और बातों ही बातों में मुकेश देवी को गोपाल के सभी इलीगल कामों के बारे में बताने लग जाता है। साथ ही वो लड़कियों की किडनैपिंग के बारे में भी सब बता देता है। तो ये सुनने के बाद देवी भी गोपाल के सभी इलीगल काम रोकने का फैसला करती है कि मैं हर जगह अब इसके लिए कांटा बन के रहूंगी। और इस काम में मुकेश भी उसकी मदद करने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों ये काम इन लोगों के लिए इतना भी तो आसान नहीं होने वाला था ना, क्योंकि जब तक देवी को गोपाल के सभी ठिकानों के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक वो चाहकर भी गोपाल का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और इसीलिए देवी और मुकेश मिलकर गोपाल के सबसे खास आदमी लोकेश को किडनैप कर लेते हैं, जहां वो लोकेश से गोपाल के सारे प्लान के बारे में पूछने लग जाती है। तो पहले तो लोकेश उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन देवी जो टॉर्चर करती है उसके बाद तो आखिरकार लोकेश सब बताने को तैयार हो जाता है। वो कहता है कि आज पहाड़ी पर लड़कियों को किडनैप करके तेजा के पास भेजा जाएगा। फिर क्या था, ये सुनने के बाद देवी भी अपने आदमियों के साथ उन लड़कियों को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम जेल के अंदर श्याम को देखते हैं जो कि अंदर से बड़ा निराश बैठा हुआ है। उसे अपनी बेटी की बड़ी फिक्र सता रही होती है, लेकिन इसके बावजूद वो चाहकर भी अपनी बेटी से मिल नहीं पाता और इसीलिए श्याम ये सब परेशान होकर खुदकुशी करने का फैसला करता है, क्योंकि दोस्तों अब उसके लिए मौत ही बची हुई है बस। तो इस तरह वो फांसी लगाकर जान दे देता है। मौके पर उसकी मौत हो जाती है। उधर माया भी अपने पापा को मरा हुआ देखकर अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। साथ ही माया अपने पापा की मौत पे रोती भी बहुत ज्यादा है। उसे इतना लगाव जो था अपने पापा से। तभी हम रात के समय गोपाल के गुंडों को देखते हैं जो कि लड़कियों को जबरदस्ती किडनैप करके अपने साथ ट्रक में बैठा रहे होते हैं। और जैसे ही दोस्तों वो गुंडे उन लड़कियों को अपने साथ लेकर जाने वाले होते हैं तभी सही समय पर देवी वहां पे पहुंच जाती है। फिर तो देवी अपने आदमियों के साथ मिलकर उन गुंडों पे हमला कर देती है, जिस वजह से उन सभी के बीच में होती बड़ी खतरनाक लड़ाई। लेकिन वो क्या है ना, आखिर में देवी उन सभी गुंडों को मारकर लड़कियों को बचा लेती है। बढ़िया है। साथ ही देवी उन सभी गुंडों से गोपाल के बाकी प्लान के बारे में भी पूछने लग जाती है। तो तभी ना देवी को एक आदमी कॉल करके ये बताता है कि गोपाल के आदमी शहर में हर जगह घूम रहे हैं और इसीलिए आप उनसे बच के रहिएगा। तो देवी भी उसकी बात मानकर जल्दी से एक सेफ जगह पे जाकर छुप जाती है। मगर कहना जाने से पहले देवी गोपाल के सभी गुंडों को ट्रक में बंद कर देती है, जिससे गोपाल चाहकर भी अपने आदमियों को ढूंढ नहीं पाएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि देवी सिर्फ गोपाल और कामनाथ से अपने परिवार का बदला लेने के लिए ये सारी चीजें कर रही है। अब अगली सुबह की बात है, देवी आदित्य को देखने के लिए उसके पास आती है, पर वहाँ यार आदित्य दिखाई नहीं देता। तो देवी बड़ी हैरान हो जाती है, गया कहाँ। असल में दोस्तों पिछली रात आदित्य देवी की आदमियों की नजरों से बचकर भाग गया था, जिस कारण से देवी अपने सभी आदमियों को जल्दी से उसका पता लगाने के लिए कहती है, क्योंकि वो खो गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर गलती से भी वो आदित्य गोपाल के पास पहुंच गया तो फिर देवी को बड़ी दिक्कत हो जाएगी गोपाल से। अब शाम के समय दोस्तों एक ट्रक के अंदर गोपाल के गुंडों को दिखाते हैं, जिनको देवी ने वहां बंद करके रखा हुआ था। वो चाहकर भी नहीं भाग पाते वहां से, कैसे भाग पाएंगे। उसी ट्रक में हम पीयूष नाम के गुंडे को भी देखते हैं, जो कि देवी के आदमियों से कहता है, जो कि वहां बाहर पहरेदारी कर रहे थे, कि मुझे टॉयलेट लगी है। तो एक आदमी पीयूष को अपने साथ जाता है टॉयलेट करवाने के लिए, लेकिन पीयूष मौके का फायदा उठाकर उस आदमी के पीछे हमला कर देता है। उनकी दोनों की लड़ाई होती है खतरनाक। आखिर में पीयूष उस आदमी को कैसे भी करके जान से मार डालता है और फिर वो गोपाल को भी कॉल करके देवी के बारे में सारी चीजें बता देता है। दोस्तों ये सुनने के बाद गोपाल को अब इतना गुस्सा आता है देवी पर कि क्या बोले। इसीलिए गुस्से में गोपाल के आदमी देवी को पूरे शहर में ढूंढने लग जाते हैं कि जहां मिले मारो। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी रघु को देवी कहीं भी दिखाई नहीं देती। और इसी बीच हम देवी को भी देखते हैं जो कि रास्ते पर आदित्य की तलाश कर रही है। उसी समय मुकेश उसे कॉल करके कह देता है कि पीयूष हमारे चंगुल से भाग गया। तो देवी और परेशान हो जाती है कि अब क्या करूं, आदित्य को भी ढूंढना है, उस पीयूष को भी पकड़ना है। वो इस बारे में सोच ही रही होती कि तभी उसके सामने आदित्य कहीं जाते हुए दिखाई देता है। तो देवी जल्दी से उसका पीछा करने लगती है और वहीं दोस्तों वो पुलिस भी श्याम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इंस्पेक्टर को भी उसकी मौत का बड़ा दुख होता है, लेकिन वो मजबूर था। तब हम घर पर गोपाल को देखते हैं जो कि कामनाथ के साथ बैठकर लड़कियों की स्मगलिंग की बात कर रहा है। असल में 2 दिनों में गोपाल को कैसे भी करके लड़कियां जमा करके तेजा के पास भेजनी है, वरना गोपाल के लिए हो जाएगी बहुत ही मुश्किल। जिस वजह से गोपाल रघु को जल्दी से लड़कियां जमा करने के लिए कहता है। तभी हम कुछ देर के बाद देवी को भी देखते हैं और दोस्तों कैसे भी आदित्य को पकड़कर वो अपने साथ लेकर जाने लग जाती है, जिस पर आदित्य चाहकर भी देवी के हाथों से बचकर नहीं भाग पाता। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर श्याम की बेटी से मिलने उसके घर पे जाता है, लेकिन उसे माया कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो वो हैरान होता है, गई कहाँ ये। यहाँ तक कि वो तो पड़ोसियों से भी इस बारे में पूछताछ करता है, मगर नहीं यार, कोई कुछ बोल नहीं पाता। फिर हम देवी की सासू माँ को देखते हैं जो कि अपने घर पर गरीब बच्चों को खाना खिला रही होती है। और दोस्तों तभी माया भी खाना खाने के लिए उनके घर पे आ जाती है। माया को देखते ही देवी की सासू माँ को उस पर बड़ी दया आती है। भले ही माया के पापा ने उनके पति का खून किया हो, पर इसके बावजूद
वो श्याम की गलती की सजा माया को नहीं देना चाहती और इसीलिए देवी की सासू माँ माया को भी बाकी बच्चों के साथ बिठाकर उसे खाना खिलाने लग जाती है। माया को भी बड़ी खुशी होती कि चलो इस मुसीबत में कोई तो साथ है। अब दोस्तों मूवी में आगे देखते हैं देवी को, जो कि आदित्य को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ कहीं लेके जा रही है। लेकिन जैसे देवी अपने अड्डे पे आती है ना, वहाँ देवी को पहले से तेजा बैठा हुआ दिखाई देता है। देवी शॉक, और फिर पता चलता है कि तेजा को देवी के अड्डे के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए वो देवी को पकड़ने के लिए उसके अड्डे पर आ गया। जिसके बाद तो दोस्तों तेजा उनको पकड़ लेता है और फिर सभी को बुरी तरह टॉर्चर करता है, देवी को भी, क्योंकि देवी के कारण ही तेजा की सभी डीलें खराब हुई है। इतना कुछ होने के बाद भी लेकिन देवी अपनी हिम्मत नहीं हारती। वो ठान लेती है कि कैसे भी करके तेजा को उसके प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी। और तभी हम रघु को देखते हैं। रघु को कैसे भी देवी के अड्डे के बारे में सब कुछ पता चल जाता है दोस्तों, जिस वजह से वो भी देवी को मारने के लिए उसके अड्डे पे जाने लग जाता है। लेकिन वहां पहुंचने पर रघु को ये बात पता चलती है कि देवी और तेजा एक दूसरे से मिल गए हैं। हाँ दोस्तों, असल में देवी ये बात अच्छे से जानती थी कि तेजा को कैसे भी लड़कियों की जरूरत है, वरना तेजा को बहुत ही नुकसान हो सकता है। इसीलिए देवी तेजा की कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का फैसला करती है। वो तेजा को ऑफर देते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे 2 दिन का टाइम दोगे तो मैं तुम्हें खुद लड़कियां ला कर दूंगी। तो तेजा को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसको भी जल्दी लड़कियां चाहिए। उसको अब इन लोगों पे भरोसा नहीं रहा, मतलब ये रघु और इसकी टीम पे। लेकिन जाते जाते तेजा गोपाल के पोते को अपने साथ लेकर जाता है, यानी आदित्य को, ताकि डील होने तक रघु और गोपाल देवी को कुछ ना बिगाड़ पाए, जिस वजह से रघु चाहकर भी देवी को कुछ कर नहीं पाता। और दोस्तों गुस्से में रघु अपनी कार में बैठकर चुपचाप दबे मुंह वापस चला जाता है, क्योंकि बेचारे की बोलती बंद हो गई थी। उसी समय रघु को रास्ते में गुरु की पोती प्रिया दिखाई देती है, जो कि अपने अंकल स्वामी के साथ कहीं जा रही होती है। और रघु जबरदस्ती प्रिया को अपने साथ किडनैप करके लेके चला जाता है। स्वामी रघु को बहुत कोशिश करता है रोकने की, पर काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं रोक पाता। यहाँ तक कि यहाँ पर जो लड़ाई होती है, स्वामी के शरीर पर काफी चोटें भी आ जाती हैं। और जैसे ये बात देवी और मुकेश को पता चलती है, तो वो लोग स्वामी को जल्दी से इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि मुकेश स्वामी को अपने पिता जैसा मानता है, और दोस्तों मुकेश स्वामी के लिए कुछ भी कर सकता है, ये कंडीशन है। हॉस्पिटल में स्वामी देवी को प्रिया की किडनैपिंग के बारे में सारी चीजें बता देता है, तो प्रिया को भी बड़ी टेंशन होती है कैसे करूं। और जैसे ये खबर प्रिया की मॉम को पता चलती है, तो वो तो बिल्कुल सुन्न हो जाती है। उसे अपनी बेटे की बड़ी चिंता होती है। उसी समय देवी समझाते हुए कहती है उसको कि हमारी प्रिया को कुछ नहीं होगा और मैं प्रिया को वापस सेफ घर लेकर आ जाऊंगी, वादा है। तब जाकर प्रिया की मॉम को थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन ये काम देवी के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि देवी को प्रिया की जान बचाने के लिए कैसे भी आदित्य को गोपाल के हवाले करना होगा, जिस कारण देवी प्रिया को बचाने के लिए एक बढ़िया सा प्लान सोचती है। दूसरी तरफ हम गोपाल को देखते हैं, जो कि प्रिया को अपने घर में जबरदस्ती कैद करके रखा होता है। और वहीं गोपाल रघु को भी प्रिया पर कड़ी नजर रखने के लिए कहता है, ताकि प्रिया उनके चंगुल से बचकर भाग ना सके। जिस पर दोस्तों रघु भी गोपाल की बात मानकर प्रिया पर नजर रखने लग जाता है। और गोपाल ये सब कुछ सिर्फ अपने पोते को पाने के लिए कर रहा है। इसी बीच हम देवी को भी देखते हैं, जो कि तेजा से कॉल पे बात कर रही होती है। कहती है मैंने लड़कियां तैयार कर ली हैं, बहुत ही जल्दी तुम्हें लड़कियां मिल जाएंगी। तो तेजा को तो अलग ही खुशी होती है वहाँ। लेकिन तभी देवी शिपमेंट से पहले तेजा को अपनी शर्त सुनाती है कि तुम्हें शिपमेंट से पहले मुझे एडवांस के तौर पर 2 करोड़ रुपए देने होंगे, उसके बाद ही मैं लड़कियां भेजूंगी। तो तेजा तो 2 करोड़ देने को भी तैयार हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि देवी ने 2 करोड़ क्यों मांगे। रुकिए जरा, यहाँ घर पर हम प्रिया की मॉम को देखते हैं, जो कि अंदर से अभी भी टेंशन में परेशानी में बैठी हुई है। प्रिया के लिए टूट गई थी बेचारी उसके किडनैप होने से, इसीलिए गुस्से में वो गोपाल को मारने के लिए उसके घर की तरफ जाने लग जाती है। लेकिन तभी सभी लोग उसको सही समय पर रोकने के लिए आ जाते हैं, वरना उसी के लिए दिक्कत हो जाती। मगर अभी भी उसकी मॉम की यानी प्रिया की मॉम की हालत सही नहीं होती। देवी को भी बड़ा दुख होता है उसकी ऐसी हालत पे। कुछ टाइम के बाद दोस्तों गोपाल देवी से कुछ जरूरी बात करने के लिए उसके घर पर आता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि गोपाल देवी से अपने पोते के बारे में बात करने के लिए आया हुआ है। वो देवी से कहता है कि तुम मुझे मेरा पोता वापस करो और बदले में तुम्हें प्रिया वापस मिल जाएगी। अब पहले तो देवी को ये सब कुछ गोपाल की कोई नई चाल चल रही होती है ये लगता है, पर आखिर में देवी उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। दोस्तों यहाँ रात के समय आदित्य को अपने साथ लेकर वो गोपाल के अड्डे पे जाती है, और वहीं गोपाल भी अपने वादे के मुताबिक प्रिया को अपने साथ लेकर आया होता है। तो जैसे ही देवी आदित्य को उसके हवाले करने जा रही होती है, अचानक से मुकेश अपने आदमियों के साथ आ जाता है। और यहाँ मुकेश देवी के साथ साथ उन सभी लोगों के ऊपर भी गन तान देता है। देवी शॉक, ये क्या है? उसने कभी सोचा नहीं था कि मुकेश उसे धोखा देगा दोस्तों। लेकिन जब तक देवी मुकेश के खिलाफ कुछ कर पाती, उससे पहले मुकेश देवी की आंखों के सामने
आदित्य को अपने साथ लेकर चला जाता है, जिस पर कोई चाहकर भी मुकेश का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब यहाँ पर पता चलता है कि ये सब कुछ मुकेश ने सिर्फ पैसों के लिए किया। दरअसल उसे पैसों की बहुत ही जरूरत थी और पैसे कमाने का ये बढ़िया मौका मिला था उसको, इसीलिए उसने आदित्य को किडनैप करने का प्लान बनाया। जिसके बाद दोस्तों हम गोपाल और राहुल को देखते हैं और दोनों मिलकर देवी के साथ उसके घर के सभी औरतों को बंदी बना लेते हैं। देवी पूरी तरह से कमजोर पड़ जाती है और यहाँ तक कि उन्हें वहाँ से बचने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। इसी बीच हम गोपाल को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठा होता है और तभी मुकेश गोपाल के फोन पर अपना एक वीडियो भेजता है जिसमें वो आदित्य को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा है और उस वीडियो के जरिए वो गोपाल से कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा पोता जिंदा चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। गोपाल भी परेशान। गोपाल को ये समझ नहीं आता कि मुझे मुकेश की बात माननी चाहिए या नहीं और इसीलिए गोपाल इस बारे में बात करने के लिए इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाता है। तो वो भी गोपाल की प्रॉब्लम सुनने के बाद कहता है कि हमें देवी से इस बारे में पूछना चाहिए, देवी को मुकेश का पता जरूर मालूम होगा। तो गोपाल भी उसकी बात मानकर देवी के पास पूछताछ करने के लिए जाता है, लेकिन पूछताछ करने पर देवी बताती है मुकेश तो स्वामी नाम के एक आदमी से बहुत ही प्यार करता है, वो हर दिन स्वामी को देखने के लिए हॉस्पिटल आया करता है। तो ये सुनने के बाद गोपाल सभी आदमियों के साथ स्वामी से मिलने जाता है, क्योंकि दोस्तों स्वामी के जरिए ही वो लोग मुकेश तक पहुंच पाएंगे। दूसरी तरफ मुकेश को देखते हैं जो कि डील के मुताबिक तेजा को ट्रक में बिठाकर लड़कियां भेज देता है। तेजा भी लड़कियों को अपने साथ लेकर जाने लग जाता है, लेकिन काम हो जाने के बावजूद मुकेश को अपने पैसे नहीं मिले होते हैं और इसीलिए मुकेश अपने आदमियों से कहता है कि जल्दी से जाओ, तेजा से पैसे लेकर आ जाओ। तो वो लोग भी बात मानकर जाते हैं तेजा के पास। कुछ देर के बाद मुकेश स्वामी से मिलने हॉस्पिटल में आता है, लेकिन उसे स्वामी कहीं दिखाई नहीं देता। घबरा जाता है वो। तभी उसे आती गोपाल की कॉल पर गोपाल कहता है कि अगर तुम्हें स्वामी जिंदा चाहिए तो तुम आदित्य को लेकर मेरे पास आ जाओ, सिंपल डील है। तो मुकेश बिना सोचे सीधा आदित्य को लेकर गोपाल के पास जाता है, क्योंकि मुकेश स्वामी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है दोस्तों। और काफी देर सफर करने के बाद आखिरकार मुकेश गोपाल के पास पहुंच जाता है। फिर वहां पर होती अदला बदली, मुकेश को स्वामी मिल जाता है और गोपाल को आदित्य। लेकिन जब मुकेश वहां से जाने वाला होता है तभी गोपाल के गुंडे उसके ऊपर गन तान देते हैं, मुकेश के ऊपर मतलब। लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराता और ये देखकर गोपाल भी हैरान होता है कि इसको घबराहट क्यों नहीं हो रही। तो उसी समय मुकेश गोपाल के सभी गुंडों से कहता है कि पैसे पूरी तरह से तैयार हैं। ये सुनते ही वो सभी गुंडे मुकेश के बदले उल्टा गोपाल के ऊपर ही गन तान देते हैं। गोपाल हैरान, पागल हो जाता है वो कि ये क्या है, और साथ ही मुकेश देवी को भी उनके चंगुल से आजाद करवा देता है। अब यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि ये सब कुछ देवी और मुकेश की चाल थी। मुकेश ने जानबूझकर गोपाल के सामने देवी को धोखा देने की एक्टिंग की ताकि वो लोग मुकेश का ध्यान देवी से हटाकर गोपाल की तरफ कर लें। और यहाँ तक कि मुकेश ने पहले ही गोपाल के सभी गुंडों को भी पैसे देकर खरीद लिया था, जिस वजह से गोपाल, रघु और कामनाथ खुद ही अपने जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। फिर देवी सबसे पहले आदित्य को वहां से बाहर भेज देती है, क्योंकि बच्चे के सामने वो खून खराबा नहीं करना चाहती। आदित्य के बाहर जाते देवी रघु के ऊपर गन तान देती है। रघु डर के मारे देवी से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन नहीं, देवी उसे जान से मार डालती है दोस्तों। जहाँ अपने बेटे को मरा हुआ देखकर गोपाल पागल हो जाता है, सदमे में बिल्कुल। और इस तरह उसको गिड़गिड़ाता हुआ देखकर देवी को बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि गोपाल के कारण देवी ने भी इस तरह की बहुत सारी एक्सपीरियंसेस किए हैं और इसीलिए उसको बड़ी खुशी होती है गोपाल को देखकर। और वहीं कामनाथ भी ये सब देखकर डर गया था। उसे अपनी जान बचाने के लिए इंस्पेक्टर से मदद मांगनी पड़ जाती है, लेकिन नहीं दोस्तों, इंस्पेक्टर साफ मना कर देता है। असल में वो भी तो देवी से मिला हुआ था इंस्पेक्टर। और यहाँ पर पता चलता है कि उस इंस्पेक्टर ने तेजा के ट्रक में लड़कियों के बदले लेडीज ऑफिसर्स भेज दी थी, जिस वजह से वो सभी लेडीज ऑफिसर सभी आदमियों को जान से मार डालती है। जिसके बाद आखिर में गोपाल और कामनाथ भी जान से मर जाते हैं, क्योंकि उनको मारा जाता है देवी के द्वारा। इस तरह देवी का बदला हमेशा हमेशा के लिए पूरा हो जाता है। यहाँ तक कि देवी के सभी परिवार वाले भी गोपाल और कामनाथ की मौत पे बड़े खुश होते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक दिन अपने कमरे में बैठकर देवी कोई काम कर रही होती है। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वो आदमी देवी से कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ और मैं तुम्हारे परिवार को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देवी हैरान हो जाती, घबरा जाती, ये कौन है, कौन आ गया। लेकिन दोस्तों पता नहीं कौन आया, क्योंकि मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वेल, अगर आपको अच्छी लगी हो, मजा आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।